नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के ऐसे प्रश्नों के संबंध में चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे कहते हैं। पहला विकल्प है इतिहास, दूसरा विकल्प है आद्य इतिहास, तीसरा विकल्प है प्राग इतिहास और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, प्राग इतिहास। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे क्या कहा जाता है? प्राग इतिहास कहते हैं। जैसे हमारा जो इतिहास है अगर देखा जाए उसको तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्राग इतिहास इतिहास का वह भाग होता है जिसके विषय में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि पुरातात्विक उत्खननों के फलस्वरूप जो हमें सामग्रियां प्राप्त होती हैं उनके आधार पर उनके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है, वह होता है हमारा प्राग इतिहास। इसके बाद जो आद्य इतिहास, इसका उदाहरण प्राग इतिहास का पाषाण काल है। इसके बाद जो हमारा आद्य इतिहास का है, तो आद्य इतिहास इतिहास का वह भाग है जिसके विषय में हमारे पास लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन उस जो है साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। मतलब उसकी जो लिपि है वह इतनी क्लिष्ट है कि आज तक अभी जो हमारे भाषाविद उसे पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं। ढेर सारे विद्वानों ने दावा भी किया है कि हमने सिंधु लिपि का उद्वाचन कर लिया है, लेकिन वो अभी यह सही नहीं है। और इतिहास हमारा जो है वह भाग है जिसके विषय में हमें जो है लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं और उसका उद्वाचन भी किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, जिस काल का लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन लिपि का उद्वाचन नहीं हुआ है उसे कहते हैं। पहला विकल्प इतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास, तीसरा है प्राग इतिहास, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, आद्य इतिहास। तो आद्य इतिहास अभी मैंने आपको ऊपर बताया, आद्य इतिहास का जो उदाहरण है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु सभ्यता के देखिए जो भी हमें सामग्रियां प्राप्त हुई हैं और उसमें जो है लिपि, चित्राक्षर लिपि है, लिपि भी हमें प्राप्त हुई, लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुई, लेकिन अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, जो कि वहाँ के मोहरों पे, इमारतों पे, सभी जगहों पे लिखी गई है। और दूसरा हमारा जो है आदि इतिहास का उदाहरण है वैदिक काल। चूँकि वैदिक काल में कोई लिपि प्रचलित नहीं थी, मंत्रों को लिपिबद्ध नहीं किया गया था, इसलिए जो है आदि इतिहास को भी जो है मौखिक सिस्टम होने के कारण वैदिक काल को भी आदि इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आपका चैनल या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में दें। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। पहला विकल्प है 1500 ईसा पूर्व, दूसरा विकल्प है 600 ईसा पूर्व, तीसरा विकल्प है 1000 ईसा पूर्व और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 600 ईसा पूर्व। जो हमारा ऐतिहासिक काल है उसका प्रारंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से। और जो हमारा पहला विकल्प है 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से जो है वैदिक काल का प्रारंभ माना जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक है ऋग वैदिक और दूसरा है उत्तर वैदिक। तो जो ऋग वैदिक काल है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो हमारा सही आंसर हो गया जो है विकल्प बी, 600 ईसा पूर्व। अभी जो 1000 ईसा पूर्व है इसके विषय में मैंने आपको बता दिया। 1000 ईसा पूर्व जो उत्तर वैदिक काल का समय है। और 1000 ईसा पूर्व में एक और घटना हुई है कि जो लोहे का साक्ष्य था
तो लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कुछ समय तक पहले माना जाता था 1000 ईसा पूर्व में। एक स्थान है अतिरंजी खेड़ा, यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। यहाँ से माना गया था कि 1000 ईसा पूर्व में यहाँ से लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। लेकिन अभी जो नवीनतम रिसर्च है उसमें यह बताया गया है कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य 1500 ईसा पूर्व में है, और यह जो है काशी के उत्खनन से इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। काशी के उत्खनन से 1500 ईसा पूर्व की प्राचीनता जाती है लोहे की। हमारा अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। पहला विकल्प है क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन, केजे थॉमसन, दूसरा है लुबाक, तीसरा विकल्प है टेलर और चौथा विकल्प है चाइल्ड। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। इन्होंने जो है कोपेनहेगन संग्रहालय जो है उसकी जो है, यह कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पे है, ये भी एक जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। कहाँ पे है, यह डेनमार्क में है। तो डेनमार्क जो कोपेनहेगन संग्रहालय है उससे जो सामग्री प्राप्त हुई है उसके आधार पर जो है थॉमसन ने उसका विभाजन पाषाण काल में, कांस्य काल में और लौह काल में किया है। लेकिन और इन्होंने विभाजन कब किया है, 1836 ईस्वी में। लेकिन उसके पहले की मैं एक बात आपको बताता हूँ, 1776 कब, 1776 ईस्वी में एक विद्वान हैं पीएफ सुम, उन्होंने जो डेनमार्क का जो प्रागैतिहासिक काल का सांस्कृतिक चरण है उसको 3 भागों में बांटा है, यही पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। तो थॉमसन से पहले जो है यह विभाजन जो है 1776 में पीएफ सुम के द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता का अन्वेषण किया। पहला विकल्प है विलियम किंग, दूसरा विकल्प है रॉबर्ट ब्रूस फुट, तीसरा विकल्प है सीएल कार्लाइल और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है सबसे पहले भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अन्वेषण करने का श्रेय जो है इन्हें प्रदान किया जाता है। यह जो है 1863 ईस्वी में, कब, 1863 ईस्वी में एक स्थान है दक्षिण भारत में पल्वरम में सबसे पहले इन्होंने जो है पाषाणकालीन हैंडेक्स प्राप्त किया है। इसलिए जो है इन्हें सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता के अन्वेषण का श्रेय दिया जाता है। और यह एक प्रश्न पूछा जाता है कब किया है, तो 1863 में। किस स्थान का, पल्वरम से इन्होंने क्या प्राप्त किया, हैंडेक्स, या पल्वरम से हैंडेक्स किसने प्राप्त किया, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्राप्त किया। एक प्रश्न पूछा गया एक बार परीक्षा में किसी कि पेशे से क्या थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है पेशे से क्या थे, आगे एक प्रश्न है मैं उसमें अभी आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न है, पाषाणकालीन कौन सा स्थल उत्तर एवं दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल रहा था। पहला है सिंगरौली बेसिन, दूसरा विकल्प है बदमदरई, तीसरा विकल्प है चौंतरा और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, चौंतरा जो है पाषाणकालीन उत्तर एवं दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल था। सिंगरौली बेसिकली जो है मिर्ज़ापुर के आसपास का क्षेत्र है और बदमरई दक्षिण भारत में अवस्थित है। और एक संस्कृत थी पाषाणकालीन सोहन संस्कृत, तो सोहन संस्कृत का एक प्रमुख स्थल था कौन, चौंतरा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस पाषाणकालीन स्थल से हैंडेक्स प्राप्त किया। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो हमारा पहला विकल्प है बेलन घाटी, दूसरा विकल्प है पल्लवरम, तीसरा विकल्प है अतिरपक्कम और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, पल्लवरम से जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने हैंडेक्स प्राप्त किया था। कब किया था,
63 ईस्वी में। बेलन घाटी जो हमारे इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है और पाषाणकालीन जो है क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ से जो है पाषाण काल के ढेर सारे अवशेष प्राप्त हुए। अतरपक्कम जो है दक्षिण भारत का एक प्रमुख स्थल है। हमारा अगला है प्रश्न, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। पहला विकल्प है इतिहासकार, दूसरा विकल्प है भूगर्भ वैज्ञानिक, तीसरा विकल्प है पूरा वनस्पति शास्त्री और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है इतिहासकार नहीं थे या बहुत बड़े पुरातात्विक नहीं थे, बल्कि जो है वह पेशे से क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, एल कैम्ब्रिज दल, बहुत बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, एल कैम्ब्रिज दल का नेतृत्व 1935 ईस्वी में किसने किया? पहला विकल्प है डी टेरा एवं पीटरसन ने, दूसरा विकल्प है सीएल कार्लाइल ने, तीसरा विकल्प है काकवर्ण ने, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, डी टेरा एवं पीटरसन ने 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उसमें जो है इन्होंने अन्वेषण कार्य किया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मानव के अवशेष सर्वप्रथम मिलते हैं। पहला विकल्प है प्रति नूतन काल, दूसरा विकल्प है नूतन काल और तीसरा विकल्प है सैंधव काल, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, प्रति नूतन काल से जो है सब अवशेष प्राप्त हुए हैं पृथ्वी पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा फ्रांसीसी विद्वान बाद में लॉर्ड एवेरी के रूप में जाना गया? लॉर्ड एवेरी के रूप में जाना गया। पहला विकल्प है सीएल कार्लाइल, दूसरा विकल्प है जॉन लुबाक, तीसरा विकल्प है लारतेत और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, जॉन लुबाक। जॉन लुबाक जो है एक फ्रांसीसी विद्वान थे और बाद में इन्होंने अपना नाम जो है बदल के लॉर्ड एवेरी या कर लिया या इस नाम से जाने गए। और उन्होंने जो है पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल में किया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल एवं उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित किया? पहला विकल्प है सीएल कार्लाइल, दूसरा विकल्प है जॉन लुबाक, तीसरा विकल्प है लारतेत, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, लारतेत। लारतेत ने जो है पाषाण काल का विभाजन, पाषाण काल का पूरा पाषाण काल का विभाजन पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाटिक पुरातात्विक सम्मेलन हुआ था? पहला विकल्प है मुंबई में, दूसरा विकल्प है नई दिल्ली में, तीसरा विकल्प है डेनमार्क में और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 1961 ईस्वी में प्रथम एशियाटिक पुरातत्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1960 के पूर्व पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता था? तो पहला विकल्प है प्रस्तर युग, दूसरा विकल्प है फलक संस्कृत, तीसरा विकल्प है उपर्युक्त दोनों और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, प्रस्तर युग। 1960 के पहले जो है पूर्व पाषाण काल को प्रस्तर युग के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हैंडेक्स संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहला विकल्प है पल्लवरम, दूसरा विकल्प है अतिरपक्कम, तीसरा विकल्प है वदमदुरई और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, पल्लवरम। हमारा अगला प्रश्न है,
चापर चापिंग पेबुल संस्कृत संबंधित है? पहला विकल्प निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा विकल्प मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा विकल्प उच्च पुरापाषाण काल और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। विकल्प ए निम्न पुरापाषाण काल। जो चापर चापिंग पेबुल संस्कृत है वह किससे संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। इसे चापर चापिंग पेबुल संस्कृत क्यों कहा जाता है? इसे इसलिए कहा जाता है कि हम लोगों को मालूम है, हमने देखा भी होगा कि नदियों में जो होता है पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं या छोटे बड़े दोनों टुकड़े पाए जाते हैं, तो उनमें नदियों के बहाव से वह रगड़ कर जो है एक आकार ले लेते हैं। तो जो उसे हम जो है जो पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पेबुल। उन्हें कहते हैं पेबुल। और पेबुल से जो उपकरण बनाए जाते हैं उन्हें हम चापर और चापिंग कहते हैं। चापर जो है एक ऐसा उपकरण होता था जो पेबुल से बनाया जाता था और इसमें केवल एक धार होती थी। चापर में केवल एक धार होती थी और जो चापिंग है वो भी पेबुल से ही बनाया जाता था और उसमें दोनों तरफ धारें होती थी। तो हमारा सही आंसर अगर पूछा जा रहा है चापर चापिंग पेबुल संस्कृत संबंधित है तो हम बताएंगे निम्न पुरापाषाण काल। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सोहन संस्कृत संबंधित है। पहला विकल्प निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा विकल्प मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा विकल्प उच्च पुरापाषाण काल और चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है सोहन संस्कृत जो है विकल्प ए निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। सोहन जो है सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और इस सोहन संस्कृत में जो है इसके ढेर सारे जो है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित ढेर सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इस नदी का जो है एक विद्वान थे डी.एन. वाडिया ने 1928 में जो है यहाँ से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। उसके बाद जो है कई पुरातत्वविदों ने सोहन संस्कृत में काम किया है और निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित क्षेत्रों का उत्खनन कार्य करके पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त की हैं। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है सोहन नदी घाटी से कुल कितनी वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 8। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 5। सोहन नदी घाटी से कुल कितनी वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? कुल 5 वेदिकाएं प्राप्त हुई। वेदिका क्या होता है? तो वेदिका जो है जलवायु शुष्क होने पर जब नदियों का पानी घट जाता है या दिशा बदल देता है तब उनके किनारों पर जो है ढालू जमीन निकल आती है। आप लोगों ने देखा होगा नदियों में ऐसा होता है। तो जो ढालू जमीन निकल आती है उसी को हम लोग वेदिका कहते हैं। उसको देशज भाषा में कगार कहा जाता है। कगार, उसे देशज भाषा में ग्रामीण लोग उसे कगार कहते हैं और उसे देखा जाए तो उसे हम वेदिका के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चौंतरा पुरा स्थल संबंधित है। पहला विकल्प निम्न पुरापाषाण काल से, दूसरा विकल्प मध्य पुरापाषाण काल से, तीसरा विकल्प उच्च पुरापाषाण काल से और चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी से। तो चौंतरा जो है वह निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। यह सोहन संस्कृत का एक प्रमुख स्थल है। कौन? चौंतरा। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है बेलन घाटी का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? पहला विकल्प एच.डी. संकालिया, दूसरा विकल्प जी.आर. शर्मा, तीसरा विकल्प ओलफ रूलर और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। विकल्प बी जी.आर. शर्मा। जी.आर. शर्मा जो है बेलन घाटी का इन्होंने उत्खनन करवाया था। बेसिकली जो है जी.आर. शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो है शिक्षक थे और उन्हीं के निर्देशन में बेलन नदी का जो है
उत्खनन कराया गया। बेलन नदी, वहाँ पे एक नदी है टोंस, टोंस नदी की जो है सहायक नदी है कौन? बेलन नदी। तो यहाँ पे उन्होंने जो है बड़े पैमाने पर जो है उत्खनन कार्य कराया था और यहाँ से पाषाण काल से, लगभग पाषाण काल से संबंधित सभी युगों का इन्होंने यहाँ पे अवशेष प्राप्त किया था। और यहाँ पे निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित कुल 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, जी.आर. शर्मा, जी.आर. शर्मा। और जो हमारे संकालिया महोदय हैं, एच.डी. संकालिया, एक प्रश्न आता है कि पहलगांव किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यह है लिद्दर नदी। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका जो मैं लिख रहा हूँ, पहलगांव। और पहलगांव कहाँ पे अवस्थित है? तो पहलगांव जो है कहाँ पे है? लिद्दर नदी कहाँ पे है? श्रीनगर में है। लिद्दर नदी कहाँ पे है? श्रीनगर में अवस्थित है। तो वहीं का इन्होंने उत्खनन करवाया था और एक हैंडेक्स प्राप्त किया था, एक अनगढ़ हैंडेक्स वहाँ से प्राप्त किया था। इसके बाद हमारा अगला 21वां और अंतिम प्रश्न है, बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से प्राप्त अस्थि निर्मित मूर्ति किस काल से संबंधित है? पहला विकल्प है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा विकल्प है मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरा विकल्प है उच्च पुरा पाषाण काल और चौथा विकल्प है नव पाषाण काल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। एक मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो हड्डी से बनी हुई है और वह उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। एक इतिहासकार हैं डॉक्टर के.सी. श्रीवास्तव जी, इन्होंने जो है अपनी पुस्तक में जो है 2 जगहों पे लिख दिया है कि एक जगह उन्होंने लिखा है कि निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है और दूसरी जगह उन्होंने लिखा है कि उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। लेकिन इसका सही आंसर है विकल्प सी, उच्च पुरा पाषाण काल। तो मित्रों, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और अगली वीडियो लेकर अतिशीघ्र ही आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।